आज हम लोग क्लास 10th भूगोल का जो 7वां जो हमारा अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। और ये ऑनलाइन वीडियो का 21 भाग है। कौन सा भाग है? 21, ठीक। तो आज हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? 7वां, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसके पहले वाले भाग में हम लोग अध्याय 6 पढ़े थे, जिसमें विनिर्माण उद्योग के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये लास्ट हमारा जो अध्याय है, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। कौन कौन सी जो हमारे देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक ना। दिया है एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर निर्भर करना पड़ता है। जैसे किसी भी देश के जो विकास है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर तो निर्भर करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा पर निर्भर करता है। मतलब वाहन मतलब परिवहन साधन द्वारा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक ना। दिया है आगे, वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर किया जाता है। मतलब वस्तुओं या सेवाओं, ठीक ना, उनको एक स्थान से लेकर जाना, उन्हें लाना, ठीक ना, ये पृथ्वी के 3 हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। एक है हमारा स्थल, एक है हमारा जल और दूसरा है हमारा वायु। इन तीनों पर ही क्या करता है? क्षेत्रों पर निर्भर पड़ता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह उन वस्तुओं को लेके जाएं और किस तरह लेकर आएं, ठीक ना। दिया है भारत में 5 प्रकार की परिवहन सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। एक है स्थल परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण परिवहन साधन हैं, ठीक ना। इनके द्वारा हम वस्तुओं को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आते जाते रहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अब इसमें पहला जो हमारा है वो कौन सा है? स्थल परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। मतलब भारत में भी जो सड़कों का जो जाल है बहुत अधिक है। यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। मतलब कितना हमारे देश में सड़कों का जो जाल है? 54.7 लाख किलोमीटर के क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र में फैला हुआ है, उसका जाल बिछा हुआ है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व के निम्न कारण है। मतलब हमारे देश में रेल परिवहन के साथ साथ हमारे देश में सड़क परिवहन का महत्व बहुत ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसके निम्न कारण है। पहला है रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण लागत बहुत कम होता है। मतलब जो रेलवे लाइन के निर्माण में जो हमारा लागत अधिक होता है, उसकी अपेक्षा सड़कों के निर्माण में हमारा लागत क्या होता है? कम होता है। दूसरा है अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़, मतलब ऊंची नीची जो भूमि होती है उस पर भी विभिन्न भागों में सड़क बनाई जा सकती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी सड़क बनाया जा सकता है, ठीक ना। ढलाने वाले क्षेत्रों पर भी सड़क बनाया जा सकता है कि परंतु रेलवे जो लाइन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बनाया जा सकता। दिया अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क निर्मित की जा सकती है। मतलब हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में भी या ढाल वाले जो हमारे क्षेत्र है वहाँ पर भी हम सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। दिया है अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। मतलब कहा जाता है कि जो साधन है उसमें कम व्यक्ति हों, दूरी भी कम हो, ठीक ना। उसके साथ साथ जो हमारे वस्तुओं के परिवहन में जो सड़क है मितव्ययी रहता है। आप जानते हैं कि यदि लंबी दूरी हमें तय करना तो उसमें बताया जाता है कि हमें रेल मार्ग का उपयोग करना चाहिए, वो सबसे अच्छा रहता है, ठीक ना। तो उस तरह की थोड़ी बहुत दुर्घटना से थोड़ी बहुत डर रहती है, इसलिए ये बता रहा है, ठीक ना। तो ये थे हमारे स्थल परिवहन और उसके महत्व का कुछ दिया है कारण थे। उसके आगे देखिए दिया है यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। आप जानते हैं कि जो हमारा सड़क परिवहन है, स्थल जो मार्ग है वो घर घर तक सड़कें बिछाई गई हैं, जिससे आसानी पूर्वक से वस्तुओं को ले जाना, उतारना, चढ़ाना आसान रहता है।
सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे जैसे मान लीजिए सड़क रेलवे स्टेशन, वायु समुद्री पतनों को भी जोड़ता है। जैसे मान लीजिए यदि रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन कहाँ तक गई होगी, जो भी सड़कें जो हमारे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वहाँ तक, जो हवाई अड्डे होते हैं वहाँ तक, समुद्री जो पतन होते हैं वहाँ तक, ये सब चीज़ें क्या होती है, उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक ना, जिन्हें आसानी पूर्वक से वहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो इस तरह हमारा जो सड़क परिवहन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभरा है, ठीक ना। अब देखेंगे हम लोग क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण, मतलब क्षमता मतलब सड़क की क्षमता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। दिया है भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर उन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 6 वर्गों में। इसमें पहला है यह स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ठीक ना, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग होता है जो 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। दिया है भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाले 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। जो हमारे जो 6 लेन की है, ठीक ना, और 4 जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में मेगा सिटी, वो मेगा सिटी कौन है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक ना, कि मध्य की दूरी और परिवहन समय कम करना है। मतलब उनको आपस में जोड़ देना है जिसके वजह से उनके जो मध्य की जो दूरी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। उसका निर्माण का कार्य जो होगा वही सब करते हैं। थोड़ा सा हम आपको एक दिखा दे रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जो दिया है, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। देखिए ये मैप देख रहे होंगे, थोड़ा यहाँ पहले देखिए, स्वर्ण चतुर्भुज दिया है ना, किस रंग में दिखाया गया है, पीले रंग में। तो ये देखिए ये है आपका दिल्ली यहाँ पर, ठीक ना, और देखिए दिल्ली से सीधे देखिए ये ऐसे दिया है सड़क दे रहा है, सीधे कहाँ गया, मुंबई, और मुंबई से देखिए ऐसे घूमते हुए सीधे यहाँ से यहाँ चेन्नई आ गया, और यहाँ से चेन्नई से होते हुए सीधे कहाँ गया, कोलकाता, और कोलकाता से पुनः कहाँ चला गया, दिल्ली। तो ये हमारे देखिए किस तरह जोड़ा गया है, एक बार जरूर आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के मैप में भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, ठीक ना, कि स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग को मैप में दिखाइए। तो एक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कौन सा, कोलकाता, इन 4 महानगरों को वो जोड़ने का कार्य करती है, ठीक ना, आप भूलिएगा नहीं। अब दूसरा आ जाइए राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है, मतलब जो भी हमारे दूर दूर के जो हमारे क्षेत्र हैं, ठीक ना, उन्हें वो जोड़ने का करता है। ये प्रारंभिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण और रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण के अधिकार क्षेत्र में होता है। जो केंद्रीय हमारे लोक निर्माण जो होती है विभाग होता है उसी के क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, और उसके रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में होता है। या इसके प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए, मतलब विभिन्न तरह के हमारे राष्ट्रीय जो राजमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दिशाओं की ओर फैले हुए हैं। आप पढ़े होंगे शेरशाह सूरी ने एक सड़क का निर्माण कराया था जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जो पेशावर से कोलकाता तक जाती है। ये भारत में NH मतलब नेशनल हाईवे 1 और 2 का सम्मिलित रूप है, ठीक ना, शेरशाह सूरी पेशावर से कोलकाता तक, ठीक ना। NH मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 का ये सम्मिलित रूप है, जिसने शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसका नाम क्या नाम था, ग्रांड ट्रंक रोड, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है, पेशावर से कोलकाता तक। याद रखिएगा उसमें कौन कौन से हमारे हाईवे समाहित होते हैं, NH1 और NH2। NH15 थारू के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब कभी कभी पूछता है कि थारू के मरुस्थल से गुजरने वाला हाईवे कौन सा है, तो NH15 आप उसका नाम बताइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। अब देखिए NH31 उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ती है, मतलब जो हमारा उत्तर जो पूर्वी जो भाग है उनको ये आपस में जोड़ने का काम करती है। NH31 वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग, NH7 को ग्रेट दक्कन रोड भी कहते हैं, मतलब कभी कभी आता है कि ग्रेट दक्कन रोड
किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा कि वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग, जिसे हम लोग NH7 के नाम से जानते हैं, उसी को ग्रेट दक्कन रोड भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 2369 किलोमीटर है। ये भारत की दूसरी बड़ी सबसे राजमार्ग है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, सबसे लंबा है NH44 जो श्रीनगर, आप ऊपर से देख, एक बार आपको मैप में हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ये है, यहाँ से लेकर, ठीक है ना, सीधे आप आ जाइए, देखिए किधर, यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये है सबसे लंबी, जिसकी लंबाई दिया है उसमें आपको दिखा रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं 3745 किलोमीटर लंबी है, ठीक ना। तो इस तरह ये आप याद रखिएगा कि देश के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या नाम है, NH44, ठीक ना। और दूसरी, ठीक ना, NH7। उसके बाद सबसे छोटी आता है तो NH47 आता है, जो देश के सबसे छोटी, जो करीबन 4 से 5 किलोमीटर की बनाया गया है, ठीक ना। तीसरे नंबर पर आइए, राज्य राजमार्ग। राज्यों के राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, ठीक ना। मतलब जो राज्यों की हमारी जो राजधानी होती है, उनके जो जिला के मुख्यालय जो होते हैं, उन्हें वो आपस में जोड़ने का जो कार्य करती है, उन्हें हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। PWD का नाम सुने होंगे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से हम उसे जानते हैं। उसकी पूरी जिम्मेदारी रख रखाव या बनवाने या व्यवस्था करने की पूरी जिम्मेदारी PWD की होती है। तो इस तरह तीसरा था राज्य राजमार्ग, मतलब राज्यों की जो राजधानी होती हैं, उनके जिला के जो मुख्यालयों को जोड़ने वाली जो सड़क होती है, उसी को हम लोग राज्य राजमार्ग सड़क के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब आ जाइए चौथा, जिला मार्ग सड़कें। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। मतलब उस जिले में विभिन्न जो प्रशासनिक जो केंद्र होते हैं, उन्हें जिले मुख्यालय से जोड़ने का कार्य करती है, इसीलिए हम उन्हें जिला सड़कें या जिला मार्ग के नाम से जानते हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायी जिला परिषद का होता है। मतलब जो जिला परिषद का जो क्षेत्र होता है, ठीक ना, उनका पूरा जिम्मेदारी होता है, उसके रख रखाव या बनवाने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में दी जाती है, ठीक। अब आ जाइएगा एक पांचवा, अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। मतलब अन्य सड़कों में एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी आ जाती हैं, जो हमारे क्या होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से क्या करती है, जोड़ती हैं। इसके अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण जो सड़क विकास योजना चलाई गई, उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया गया, उन्हें शहरों की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया गया। इसमें देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी सड़कें हैं, उन्हें शहरी क्षेत्रों की पक्की सड़कों से क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक ना। अब देखिए एक आता है 6 नंबर पर, सीमांत सड़कें। उपरोक्त, मतलब सीमांत का मतलब होता है जो हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, ठीक ना, वहाँ की जो सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क के संगठन हैं, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देख रेख करता है, ठीक ना। मतलब जो सीमा पर हमारे देश की, मतलब जो सीमा है उस पर सटे हुए जो हमारे गांव है या क्षेत्र हैं, तो वहाँ उस तरह की सड़कों का निर्माण किया जाता है, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी सीमांत क्षेत्रों के अंतर्गत ही आता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना। मतलब जो भी हमारे उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों के सड़कों का निर्माण करना और उनके विकास पर विशेष रूप से जोर देना। तो इस तरह भारत में 6 प्रकार के सड़कों का वर्गीकरण किया गया है। एक पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग सड़कें हैं, आपको बताएं कि 4 महानगरों को जोड़ती हैं। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें। तीसरा है हमारा राज्य राजमार्ग सड़कें। चौथा है जिला मार्ग सड़कें। पांचवा है अन्य सड़कें और छठा है हमारा सीमांत सड़कें, ठीक ना। अब देखेंगे हम आगे। पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण, अभी हम लोग पढ़े थे क्षमता के आधार पर, ये दूसरा हमारा पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण इसमें दिया। इस आधार पर सड़कें 2 प्रकार की होती हैं, एक पक्की सड़कें
और एक होती है कच्ची सड़कें। दिया है पक्की। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट तथा तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः ये 12 मासी सड़कें हैं। 12 मासी मतलब 12 महीना चलने वाली ये सड़कें होती है, इसलिए हम इन्हें पक्की सड़कों के नाम से। ये किससे बनाया जाता है? सीमेंट से, कंक्रीट से, तारकोल, ठीक ना। कतरा का तेल का नाम सुने होंगे, जैसे आप देखे भी होंगे सड़कें जो बनती है, तो इस तरह से इनका निर्माण किया जाता है। ये 12 मासी चलती हैं, ठीक ना। एक होता है कच्ची सड़कें। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है, उस पर चलने वाला नहीं होता है, ठीक ना। तो इस तरह ये था हमारा पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे रेल परिवहन साधन के बारे में। किसके बारे में? रेल परिवहन के बारे में। भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। देश रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि सम्मिलित है, ठीक ना। इसमें बड़े पैमाने पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लेके जाने आने का हम कार्य करते हैं, ठीक ना। तो देखिए एक बार और देख लीजिए। भारतीय रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार करने में, भ्रमण करने में, तीर्थ यात्राएं करने में, लंबी दूरी तक सामान को लेके जाने में परिवहन साधन रेल जो परिवहन वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय रेल परिवहन की मार्गी लंबाई 64,660 किलोमीटर है। कितनी है? 64,660 किलोमीटर है, ठीक ना। जिस पर 7,133 स्टेशन स्थापित किए, मतलब इतनी लंबी हमारे देश में रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसमें 7,133 रेलवे क्या है? स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भारत रेल परिवहन के 3 गेज बड़ी लाइन, जिसकी लंबाई होती है, बीच में आप देखे होंगे, जैसे मान लीजिए ये पटरी होता है ना, तो उसके बीच की जो चौड़ाई होती है बड़ी लाइन की 1.676 मीटर होती है, ठीक ना। और मीटर जो लाइन होता है वो 1 मीटर का होता है, जिसे हम लोग एक तरह से मध्यम कह सकते हैं। और जो छोटी लाइन होता है 0.762 मीटर ये होता है, ठीक ना। तो इस तरह उनके ये 3 प्रकार की लाइनें भी होती हैं। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो कितने मीटर था? 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। पहली बार कब चलाया गया था? 1853 में, मुंबई से और ठाणे के बीच, ठीक ना। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए आ गया है भारत में रेल परिवहन का महत्व। रेल परिवहन द्वारा औद्योगिक विकास को गति मिली है, मतलब रेल परिवहन के द्वारा हमारे देश में जो औद्योगिक विकास तीव्र गति से होता चला गया है, ठीक ना। नहीं तो यदि रेल परिवहन के द्वारा उनका विकास यदि वो नहीं होते तो उनका विकास संभव नहीं होता। रेलों ने निर्यात को बढ़ावा दिया, तैयार माल को बड़ी मात्रा में रेल सस्ती दरों पर बंदरगाहों तक पहुंचाया, मतलब जो भी हमारे जो आयात पर विशेष रूप से जो बल दिया, जो भी हमारे जो तैयार माल थे उनको रेलों के द्वारा उन्हें बंदरगाहों तक सस्ते दरों में उनको उपलब्ध कराया गया था, ठीक ना। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक, उत्तम बीज, आवश्यक यंत्र आदि रेल के द्वारा पहुंचाया जाता है, मतलब कहाँ तक? उन किसानों के पास उपलब्ध कराया जाता है। अकाल और बाढ़ या किसी आपदा के समय राहत सामग्री को तत्काल रेलों द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। तो मतलब उन क्षेत्रों में जहां बाढ़, अकाल या जो किसी भी तरह की आपदा आती है तो उनके नज़दीकी जो स्टेशन होते हैं वहां तक उस तरह की सामग्री पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद से वहां से सड़क मार्ग द्वारा वहां तक आसानी पूर्वक से पहुंचाया जाता है, ठीक ना। तो ये था हमारा भारत में रेल परिवहन का महत्व। अब हम देखेंगे पाइपलाइन परिवहन। किसके बारे में? पाइपलाइन परिवहन के बारे में देखेंगे, ठीक ना। दिया है भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। आज इसके उपयोग कच्चे तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में उपलब्ध गैस संशोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। मतलब एक तरह से आपको हम बता दे रहे हैं, जो परिवहन पाइपलाइन परिवहन होता है वो भूमिगत होता है। भूमि के अंदर अंदर पाइपें डाली जाती हैं और जो भी हमारे खनिज तेल है या प्राकृतिक गैस है तो उन गैस शोधनशालाएँ तक या उर्वरक
कारखाने होते हैं वहाँ तक, या जो ताप विद्युत जहाँ कोयले के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है वहाँ तक आसानी पूर्वक से, ठीक ना, उन वस्तुओं को पहुँचाया जाता है। किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा। दिया है ठोस पदार्थ को तरल अवस्था जैसे खनिज तेल में परिवर्तित कर पाइप लाइनों के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। कौन सा स्थान तक? गंतव्य मतलब जहां उनको पहुंचाना है भूमिगत होता है, पाइपलाइन द्वारा आसानी पूर्वक से उस तरल अवस्था को, तेल को आसानी पूर्वक से पहुंचाया जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, मतलब जब भूमि के अंदर जब पाइप बिछाया जाता है तो उसमें लागत अधिक आती है, लेकिन उसको चलाने की जो लागत होती है बहुत कम होती है, न्यून होती है, ठीक ना, भूलिएगा नहीं। दिया है सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां इनमें नहीं के बराबर होती है, मतलब सामानों का जो परिवहन उसमें देरी भी नहीं होता है और जो किसी भी तरह का कोई हानि नहीं देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे बड़े बड़े टैंकर जाते हैं खनिज तेल के, तो मान लीजिए कभी कभी उनमें तेल का रिसाव होता है या कभी कभी आग लग जाते हैं, तो इस तरह पाइपलाइन के द्वारा उनमें किसी भी तरह की कोई हानि दिखाई नहीं देती है। ठीक, अब देखेंगे देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं हमारे देश में, भारत में पाए जाते हैं, ठीक ना, पाइपलाइन के जाल है। उसमें हम आपको बता दें, एक दिया है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक जाती है। मतलब एक देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, आप सुने होंगे गुवाहाटी, असम का नाम सुने होंगे, ठीक ना, वहाँ से बरौनी बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रास्ते, कानपुर का नाम सुने होंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, उनके रास्ते तक पाइपलाइन द्वारा वहाँ खनिज तेल आसानी पूर्वक से पहुँचाया जाता है। ठीक, या इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया पड़े होंगे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोलकाता के पास। दूसरा राजबंद से मौसी ग्राम तक गुवाहाटी, सिलीगुड़ी गुवाहाटी का नाम सुना, वहाँ तक जाती है, ठीक ना, ये भी असम तक पड़ता है। तो यहाँ बड़े पैमाने पर पाइपलाइन द्वारा उनका खनिज तेल को आसानी पूर्वक से पहुँचाया जाता है, ठीक ना। दूसरा जो हमारा है वह है गुजरात से सलाया से बीरम गांव, मथुरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, सोनीपत हरियाणा में पड़ता है के रास्ते पंजाब में जालंधर तक जाती है, पाइपलाइन द्वारा उसको बिछाया गया है, ठीक ना। एक शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली के दिया चक्षु और अन्य स्थानों को जोड़ती है, ठीक ना। जैसे आप देखिए गुजरात से सलाया से होकर बीरम गांव से कहाँ तक जाता है? मथुरा से दिल्ली से सोनीपत के रास्ते पंजाब से जालंधर तक मतलब हो जाता है। और दूसरी एक शाखा उसकी है जो वो कहाँ से? बड़ोदरा के निकट कोयली के चक्षु और अन्य स्थानों को जोड़ती है, ठीक ना। उसके बाद से तीसरा है देश की सबसे बड़ी 1220 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। देखिए सबसे बड़ी ये गैस पाइपलाइन है, इसे गैस के द्वारा भेजा जाता है, जो गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से वो मिलती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते निकलती है, जो मध्य प्रदेश का जो विजयपुर जो रास्ता है उसी के रास्ते से निकलकर, ठीक ना, ये कहाँ पहुँचती है? उत्तर प्रदेश पहुँचती है, ठीक, जगदीशपुर। तो इस तरह ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग जल परिवहन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।